दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ शुक्ला है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। वर्ष 2013 में मैं एक सरकारी बैंक में बतौर मैनेजर कार्यरत था। 2 माह पूर्व ही मेरी शादी हुई थी। जून 2013 को ही मेरा ट्रांसफर आसाम के गोलाघाट में हो चुका था। गोलाघाट घने जंगलों के बीच एक छोटी सी बस्ती थी। वहां आज तक कोई भी बैंक नहीं थी। मेरे बैंक ने ही अपनी पहली ब्रांच यहां पर ओपन की थी। मेरा परिवार एक संयुक्त परिवार था। मेरे ट्रांसफर से मेरे पूरे घर में ही मातम सा छा गया था। सभी ने कहा नौकरी छोड़ दो, परंतु मैंने साफ कह दिया कि वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ये नौकरी मिली है और अभी अभी तो मेरा प्रमोशन हुआ है और मुझे बतौर मैनेजर वहां भेजा जा रहा है। मैं ये अवसर खो नहीं सकता। शहरों में तो 18 से 19 साल लग जाते हैं प्रमोशन मिलने में। बैंक 1-2 वर्ष के उपरांत स्वतः ही वापस से शहर में ट्रांसफर कर देती है। बस 2 साल की ही तो बात है, मैं काट लूंगा। मेरी मां रोने लगी कि बहू का सुख तो मुझे मिल ही नहीं पाया। तो मैंने कहा थोड़ा सेटलमेंट होते ही मां मैं आपको बुला लूंगा, तो जब तक दिल करे वहां रह लेना, चाहो तो पूरे 2 साल वहीं मेरे साथ ही रहना। मां ने रोते हुए मुझे गले से लगा लिया। मैंने अपना पूरा सामान एक ट्रक में लोड करवाकर गोलाघाट भेज दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ अपनी लग्जरी कार से गोलाघाट के लिए रवाना हो गया। दोस्तों, मैं आपको अपनी हॉरर स्टोरीज ऑडियो वर्जन में तो सुनाता नहीं हूं। मैं आपको पूरी कहानी केवल वीडियो वर्जन में ही दिखाता व सुनाता हूं, क्योंकि डर का असली मजा व थ्रिल तो देखने में ही आता है। मैं तो वीडियो भी काफी शॉर्ट में बनाता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका अमूल्य समय बचा सकूं। परंतु इन वीडियो को बनाने में मेरी 16 से 18 घंटे प्रति दिन की कड़ी मेहनत लगती है। अतः आप लोग से निवेदन है कि याद से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा बन जाइए। उसके बाद सुकून से इस हॉरर वीडियो का भरपूर मजा लीजिए। और हाँ, आप किस प्रकार की हॉन्टेड कहानियां देखना चाहते हैं कमेंट में याद से लिखा करिए। मैं तुरंत ही उस पर वीडियो बना दिया करूंगा। तो दोस्तों, कानों में अपने हेडफोन्स अच्छे से लगा लीजिए और वॉल्यूम को हाई कर लीजिए। शांत मन से एक माहौल बनाते हुए वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और इस हॉरर व मनोरंजक कहानी का पूरा मजा लीजिए। तो चलिए अविलंब अपनी कहानी पुनः शुरू करते हैं। पूरे 2 दिनों के लंबे सफर के बाद मैं गोलाघाट पहुंच गया। वहां होटल तो थे नहीं, परंतु एक लॉज था। मैं अपनी पत्नी के साथ उसी लॉज में रुक गया। दूसरे दिन जब मैं बैंक पहुंचा तो बैंक का पूरा स्टाफ व गांव के कुछ गणमान्य लोग ने मेरे स्वागत में बैंक को काफी खूबसूरत सजा रखा था। जब मैं गोलाघाट के लिए अपनी पत्नी के साथ आ रहा था तो पूरे सफर वह बहुत खुश थी। शादी के बाद पहली बार इतनी लंबी ड्राइव अकेले करने मिल रही थी। खास तौर पर गोलाघाट आने के पहले जो पहाड़ी घाट, ऊंचे पर्वत, बड़े बड़े झरने, खूबसूरत एवं घना जंगल आया था, वो यकीनन अद्भुत था। हमारा ये आसाम यकीनन इतना खूबसूरत है कि हर व्यक्ति को लाइफ में कम से कम एक बार यहां अवश्य घूमने आना चाहिए। आज मुझे अपने देश पर इतना गर्व हो रहा था कि आसाम जैसा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा राज्य हमारे पास है। बैंक ने हम पति पत्नी के लिए एक अच्छी सी पार्टी भी रखी थी। हमने खूब एंजॉय किया और हम दोनों यहां आकर बहुत खुश थे। फिर जल्दी ही हमें एक अच्छा सा बहुत बड़ा मकान भी कम बजट में किराए पर मिल गया, जो शहर से थोड़ी ही दूर पहाड़ी पर झील व झरनों के पास था। हम दोनों जब अपने रूम की बालकनी में आए तो सामने हरे भरे जंगल, बड़ा सा झरना और उस झरने के निर्मल पानी की वो झील, हम दोनों ही खुशी से पागल हो गए थे। हम दोनों इस बालकनी में बैठकर देर रात तक चाय काफी पीते हुए गप्पे मारा करते थे। ईश्वर ने मुझे बहुत ही खूबसूरत हनीमून, वो भी पूरे 2 वर्षों का देकर जैसे मेरी सभी मनोकामनाएं ही पूर्ण कर दी थी। एक दिन ऋषभ को सरकारी काम से पास के ही एक अन्य शहर में दौरे पर जाना पड़ा। शाम तक तो सब ठीक ही था, पर रात को वैदेही बिल्कुल अकेली थी। उसे बहुत डर भी लग रहा था। आसपास 500 मीटर तक कोई भी दूसरा घर तक नहीं था। उस पर यह अमावस की रात थी।
झरने की आवाज व तेजी से आती हुई नदी की कलकल की आवाज रात के सन्नाटे को चीरते हुए पूरे इलाके में एक भय का वातावरण बना रही थी। अच्छे तुर्रम खां की हवा यहाँ ऐसी रात में टाइट हो जाती। फिर वैदेही तो एक सीधी सादी सी लड़की थी। किसी तरह रात का खाना खाने के बाद वैदेही अपने बेडरूम की खिड़कियों को बंद करने ही जा रही थी। अचानक उसने देखा कि उसके घर की बाउंड्री वाल पर एक काला साया चल रहा है। अचानक उसे दूसरे कमरे से कुछ लोगों के बातचीत की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। वो बहुत ज्यादा डर गई क्योंकि उस पूरे बंगले में उसके अलावा कोई और था ही नहीं। वो बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने तुरंत ऋषभ को कॉल करने के लिए जैसे ही मोबाइल उठाया तो बाहर कहीं से जोर से चीखने की आवाज आई। तो उसने खिड़की से जैसे ही नीचे देखा तो वो काला साया उसे इशारे से मना कर रहा था कि कोई आवश्यकता नहीं किसी को भी कॉल करने की, क्योंकि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। वैदेही घबरा गई व उसने ऋषभ को कॉल लगाया और पूरी बातें बता दी। तो ऋषभ ने कहा, तुम डरो मत वैदेही, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अकेले रहने व वहम की वजह से तुम्हें ये आकृति वगैरह दिखाई दे रही है। तुम हनुमान चालीसा चला लो, मैं कल दोपहर तक आ जाऊंगा। तभी अचानक ऋषभ ने कहा, 1 मिनट वैदेही, तुम्हारे रूम से ये बातचीत की आवाजें मेरे मोबाइल पर कैसे आ रही है? वैदेही डर गई क्योंकि वहां तो कोई था ही नहीं, ना ही कोई आवाज अभी आ रही थी। तब तक तेज हवाएं चलने लगी और बादल भी छाने लगे। इतनी काली रात जिसमें बिजली के चमकने मात्र से हर चीज 1 सेकंड के लिए साफ साफ दिखाई देने लगती थी। मौसम के खराब होते ही मोबाइल का नेटवर्क ही चला गया और कॉल कट गया। तेज बिजलियां कड़क रही थी और घर में अकेली वैदेही थर थर कांप रही थी। वो काला साया अचानक से गायब हो गया। तभी अचानक कार की रोशनी दिखाई देने लगी। वैदेही ने देखा कि मेन गेट पर खड़ी वो कार लगातार हॉर्न बजा रही थी। उसने देखा उस कार से एक औरत अम्ब्रेला लेकर नीचे उतरी और उसने जोर से कहा, वैदेही डोर खोलो। वैदेही ने कहा कि कौन हो तुम? तो उसने कहा कि मुझे ऋषभ ने भेजा है, मुझे अंदर आने दो, मैं रात तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वैदेही ने कहा, मैं कैसे यकीन कर लूं? काफी देर बातचीत के बाद वैदेही ने उससे ऋषभ का मोबाइल नंबर पूछा, तब जाकर वैदेही को यकीन हुआ। उस औरत ने वैदेही को अपना नाम रितिका बताया था। रितिका के अंदर आते ही वैदेही उसके गले लग गई। रितिका ने कहा कि वो ऋषभ के दोस्त की पत्नी है और बताया कि ये घर वर्षों से हॉन्टेड है, इसीलिए इसमें कोई नहीं आना चाहता। तुम्हें धोखे से यह घर ब्रोकर द्वारा दिलाया गया है, इसीलिए यह तुम्हें बहुत सस्ते में मिल गया होगा, है ना? वैदेही ने कहा, हाँ। तब रितिका ने कहा, तुम दोनों पति पत्नी अब बहुत बुरी तरह फंस चुके हो। वैदेही रोने लगी तो उस रितिका ने उसे गले लगा लिया। वैदेही कहने लगी, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे यहां से अभी ले चलो। बड़े मुश्किल से रितिका ने वैदेही को नॉर्मल किया। आधी रात का वक्त था, बारिश काफी तेज थी। तभी उन दोनों को दूसरे कमरे से किसी औरत की रोने की आवाजें जोर जोर से आने लगी। वैदेही और रितिका ने हाथों में टॉर्च लेकर जैसे ही कमरे से बाहर आए तो देखा पूरे घर की लाइट फ्लक्चुएट होने लगी। हॉल की सीढ़ियों में ऊपर से नीचे की ओर एक भयानक औरत उल्टी होकर मकड़ी जैसे चलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। उसकी क्रूर चीख पूरे घर में गूंज रही थी। वैदेही और रितिका दोनों दूसरे रूम के अंदर जाकर उसे बंद कर लिया। तभी अचानक वैदेही का मोबाइल बज उठा। ऋषभ का कॉल था। वैदेही जोर जोर से रोने लगी तो उसने एनीहाउ वैदेही को चुप कराकर कहा, तुम डरना बिल्कुल मत। वैदेही ने उसे रितिका को भेजे जाने पर जैसे ही थैंक्स कहा तो ऋषभ ने कहा कि मैंने तो किसी को नहीं भेजा। वैदेही को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। वह डरते डरते पीछे देखी तो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वो रितिका तो अब भी नॉर्मल सी उसके बाजू में खड़ी उससे पूछ रही थी, किसका कॉल है?
वैदेही को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह बेहोश होने ही वाली थी कि उसे रितिका ने संभालते हुए एक चेयर पर बिठा दिया। उधर वैदेही के मोबाइल पर अभी ऋषभ की हेलो हेलो की आवाज आ रही थी। गिलास में रखे पानी को छींटते ही वैदेही होश में आ गई और होश में आते ही रितिका से पूछा कि कौन हो तुम? मुझे सच सच बताओ। मैं अमन की पत्नी रितिका ही हूं। वैदेही ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। ऋषभ ने अभी मुझे बताया कि उसने किसी को नहीं भेजा है। सच सच बताओ कि तुम कौन हो। वैदेही के मोबाइल में अभी भी हेलो वैदेही हेलो की लगातार आवाजें आ रही थी। तभी रितिका ने उस मोबाइल को उठाकर चेक किया तो दंग रह गई। उसमें तो नेटवर्क ही नहीं था, टावर की एक भी लाइन नहीं थी। रितिका ने वैदेही को बताया, ये ऋषभ है ही नहीं, बिना नेटवर्क के वो तुम्हें कॉल कर ही नहीं सकता। ये एक बोगस कॉल है। फिर रितिका ने अपना फोन वैदेही को दिखाया। अब वैदेही सारी बात समझ गई। फिर रितिका ने अपने फोन से कई कॉल लगाए। नेटवर्क नहीं होने का मैसेज आ रहा था और एक कॉल भी नहीं लगा, जबकि वैदेही के मोबाइल से अभी भी हेलो हेलो की आवाजें लगातार आ रही थी। वैदेही ने कॉल ही काट दिया। हॉल से जोर जोर से लोगों के बात करने की आवाजें फिर से आने लगी। उन्होंने कीहोल से देखा तो कई काले साए खड़े दिखाई दिए। तभी अचानक से दरवाजा अपने आप ही खुल गया। सामने वही भयानक औरत खड़ी थी। उस मकड़ी वाली औरत का सिर 360 डिग्री से पूरा एक चक्कर घूम गया और वो औरत बोली, अब तुम दोनों कहीं भी भाग नहीं सकती। अचानक लाइट चली गई। रितिका और वैदेही एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंधेरे में अंदाज से तेज चलते हुए घर के बाहर रोड पर आ गए। तेज बारिश व अंधेरी आधी रात में दोनों कुछ कदम ही रोड पर दौड़ सके थे कि अचानक से एक भयानक सी औरत, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, बड़े बड़े नाखून बदबू से भरी हुई थी, सामने आ गई और उसने अपना हाथ सीधे वैदेही के पेट के अंदर घुसा दिया और पेट की पूरी आंतों को ही बाहर निकाल दिया। खून का एक तेज फव्वारा सा फट पड़ा। तभी रितिका वहां से भागने लगी और उस औरत ने वैदेही को वहीं फेंककर रितिका की तरफ लपकी, परंतु तभी दूसरी तरफ से आ रही एक कार से टकराकर रितिका रोड के किनारे की एक 900 फीट गहरी खाई में गिर गई। परंतु नीचे गिरते वक्त वह एक पेड़ पे अटक कर फंस गई। अगले दिन जब रितिका की आंख खुली तो वह हड़बड़ाकर चीखते हुए उठी और कहा कि वैदेही को बचा लो, वो चुड़ैल उसे मार डालेगी। तब तक एक महिला डॉक्टर ने उसे अपने गले लगा लिया और सारी बातें बताई। वैदेही मर चुकी थी। ऋषभ फूट फूट कर रो रहा था। उसका दोस्त रितिका का पति अमन भी वहीं खड़ा था। रात रितिका को अमन ने कॉल कर वैदेही के पास रात में साथ रहने को भेजा था, ताकि वैदेही डरे नहीं और रितिका के रहने से वैदेही को अकेलेपन का एहसास भी नहीं होगा। वहां पुलिस भी आ रखी थी। रितिका ने पूरी घटना सबको विस्तार से सुनाई। इस तरह अब उस कार की टक्कर की वजह से रितिका तो बच गई, पर वैदेही की दर्दनाक मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने उस ब्रोकर को अरेस्ट कर लिया था। ऋषभ के आंसू वैदेही को खो देने के बाद लगातार उसकी आंखों से बहते चले जा रहे थे। लोगों ने देखा कि ऋषभ ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह ट्रेन में बैठ गया। बैंक के सारे कर्मचारी उसे छोड़ने आए थे, पर उसके आंसू थे जो पिछले 24 घंटों में एक सेकंड भी रुके नहीं थे। जब ट्रेन चलने लगी तो उसे लग रहा था कि जब मैं यहां आया था तो वैदेही मेरे साथ थी और कितनी ज्यादा खुश थी। वह माता सीता का अनुसरण करते हुए ऋषभ के साथ इस छोटे से अनजान कस्बे में आने को भी खुशी खुशी तैयार हो गई थी। परंतु नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। जंगलों के बीच से ऋषभ की ट्रेन चली जा रही थी और ऋषभ विंडो से बाहर देखते हुए सोच रहा था कि मैं अपनी वैदेही को गोलाघाट लेकर तो आ गया था, परंतु आज उसे वही छोड़कर हमेशा के लिए वापस जा रहा हूं। और वह वैदेही को याद कर फूट फूट कर रोने लगा।